नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में जो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं पर ये कहते हुए प्रहार किया है कि भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान चल रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या 2024 में ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है, तब से कांग्रेस के और भी कटु बोल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। ये जो अटैक है और ये जो विपक्षी दलों के नेताओं की एकता दिखाई दे रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा केसीआर इनके साथ क्यों नहीं है, अखिलेश यादव क्यों नहीं है, ममता बनर्जी क्यों नहीं है, कई दूसरे नेता क्यों नहीं हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई है, अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, उनका बंगला खाली कराने के लिए नोटिस इशू किया गया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदार हो गए? चौधरी साहब, आप मेरे सवाल के जवाब में आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आतंकवादियों की बेल के लिए, फांसी की सजा टालने के लिए रात में ये जो आपका वामपंथी वो इकोसिस्टम दिल्ली का है, ये रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेता है। आपको याद होगा मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसमें भी आधी रात को सुनवाई हुई थी। लेकिन राहुल गांधी का जो फैसला सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया है, उस आज जो है 7 दिन बाद वो अभी तक जो है उसको चैलेंज नहीं कर पाए। और लगातार ये झूठ बोला जा रहा है कि निर्णय जो है 168 पेज का गुजराती में है, जबकि वो अंग्रेजी में है। तो और अगर वो मान ले गुजराती में भी है, तो क्या उसमें 8 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं? दूसरी बात, अगर सूरत की कोर्ट ने इनको पूरा मौका दिया कि क्या आपने जो पूरे एक समुदाय के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, क्या इसके लिए आप खेद प्रकट करते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात पे कायम हूं। अगर ये खेद प्रकट कर लेते तो मामला वहीं खत्म हो गया होता। दूसरी बात, इनको कोर्ट से सम्मन जारी हुआ, इन्होंने इग्नोर किया। कोर्ट से नोटिस आया, इन्होंने इग्नोर किया। सीआरपीसी के शायद सेक्शन 251 में अगर ये उस नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते तो भी ये मामला समाप्त हो सकता था। और ये लोगों को मालूम है, ये बात लगातार कही जा रही है, अब लोगों को रट गया होगा कि जनप्रतिनिधि कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो 2013 में लिली थॉमसन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आरपी एक्ट का सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में ये फैसला कर दिया था कि 2 साल या 2 साल से अधिक की अगर सजा होगी तो वो व्यक्ति, वो विधायक या वो सांसद स्वतः डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। दैट पर्सन विल स्टैंड ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। केवल चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन को केवल एक औपचारिकता भर निभानी है, नोटिफिकेशन जारी करना है कि फलाने स्टेट की, फलाने जिले की, फलानी कोर्ट के द्वारा इस दिन को जो ये निर्णय कोर्ट का आया है, इस दिन के बाद से इस समय से आप जो है डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे और ये सीट अब वेकेंट डिक्लेयर की जाती है। ये कानूनी व्यवस्था है 2013 से आज 10 साल हो गए। 32 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। यूपी में 5 लोगों का हो चुका है, 3 का तो अभी हुआ है 4 महीने पहले। खतौली के विक्रम सैनी का हुआ, वहां पे चुनाव भी हो गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का फरवरी में अभी हुआ है, 1 महीना पहले, और आज उसके उपचुनाव
अक्टूबर में उनका आज से 5 साल पहले कुलदीप सेंगर जो उन्नाव के विधायक थे उनका हुआ था, जो एक अपराध में उनको सजा मिली थी, वो भी जेल में है। उसके पहले हमीरपुर के विधायक बीजेपी के अशोक चंदेल का एक हत्या के मामले में कन्विक्शन हो गया, वो भी जेल में है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। ये भी बात 18 की है। तो 5 मामले तो यूपी में हो चुके हैं, देश में 32 मामले हो चुके हैं, लालू यादव स्वयं हो चुके हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका कहां से आती है? ये कोई कांग्रेस के जो कानून के जो विद्वान है वो मुझे बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्या नरेंद्र मोदी सूरत के सीजीएम कोर्ट को ये कह सकते हैं कि भाई ये आपने निर्णय गलत दिया, आप इसको पलट दीजिए? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष से ये कह सकते हैं कि आप जो है सूरत के कोर्ट के इस आदेश को ना माने? क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये खामखा जो है ये टीवी स्टूडियो में आकर के कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत कटुता जो उनका व्यवहार होता है, ज्यादातर लोग बहुत गुस्से में और अक्सर अभद्र भाषा बोलते हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं? और ये सब जो हो रहा है उससे ये बात बहुत साफ है कि ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की एक और तैयारी है कि विक्टिम कार्ड खेलो और हम रीलॉन्च करेंगे अपने आप को। और दूसरी बात जो काफिया से काफिया मिलता है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिलता है कि जिस तरीके से वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल के आए थे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, संवैधानिक व्यवस्था बहुत खतरे में है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, जुडिशरी जो है वो अब स्वतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और प्रेस की आजादी नहीं है। तो उससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी को अब जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जो कन्विक्शन उसके पहले जो हुआ है, तो उनके इस आरोप को बल मिलेगा। और जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मिस्टर पटेल का जो बयान आया है कि हम इस पे वी आर कीपिंग ए वॉच ऑन दिस डेवलपमेंट इन इंडिया। अरे भाई, आप कौन होते हैं? हमारे देश में कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी जो कोर्ट का निर्णय हो रहा है और संसद से जो कार्रवाई हो रही है, अमेरिका होता कौन है कि भारत के अंदरूनी मामलों में निगाह रखने वाला? अरे आपके सैन फ्रांसिस्को में और वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के ऊपर और सैन फ्रांसिस्को में जो इंडिया का जो कॉन्सुलेट है उस पे हमले हो रहे हैं, उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं। और भारत में जिन देशों का दूतावास है, वह भूमि उन देशों की है, उनका उसका मालिकाना हक उनका है, उनका सॉवरेन राइट है उस जमीन के ऊपर। और भारत की जो एम्बेसी अमेरिका में है, वॉशिंगटन में है, उसका सॉवरेन मालिक भारत का है और उसकी सुरक्षा का जिम्मा देना उस देश की सरकार का होता है। आप अपने इस न्यूनतम जिम्मेदारी जो कि वियना कन्वेंशन है कि डिप्लोमैट्स को और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इम्यूनिटी प्लस सिक्योरिटी इंश्योर करना होस्ट गवर्नमेंट का काम है, वो तो आप कर नहीं पा रहे और आप भारत के अंदरूनी मामले में दखल दे रहे हो। तो ये बहुत साफ है कि ये टूल किट के माध्यम से राहुल गांधी को एक बार और लॉन्च करने की तैयारी है जो हो रहा है। और आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिससे ये पता लगे कि क्या कांग्रेस पार्टी सूरत के कोर्ट के फैसले को सूरत के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ चैलेंज करने की क्या तैयारी है, क्या पिटीशन ड्राफ्ट हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, पवन खेड़ा ने प्राइम मिनिस्टर के पिता के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की थी और वो उनको रोका गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और कुछ ही घंटे में उनको सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम स्टे मिल गया, अरेस्ट के अगेंस्ट बेल मिल गई। और राहुल गांधी क्या पवन खेड़ा राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए हैं क्या? तो ये सब जो हो रहा है ये केवल, और कल जो है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने भाषण में इसका बहुत खुलासा किया है कि ये जो इकोसिस्टम है ये अपना काम नहीं छोड़ेगा, हम जीतते जाएंगे और ये ऐसे ही साजिशें करते रहेंगे। और उन्होंने पूरा हवाला भी दिया। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो ये आरोप है कि विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप इसकी गौर से पड़ताल करें तो जितने विपक्षी दलों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें 99% मामले वो हैं जो 2014 के पहले से चल रहे हैं। केवल एक नया मामला सिसोदिया का है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का,
और दूसरा नया मामला है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता का, जो जो दिल्ली के शराब की पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरी बात, ये जितनी जो जो विपक्षी दल हैं, जैसा कल पीएम ने कहा कि जितने सब ये सब चोर लुटेरे थे, ये सब एक मंच पे अब आ गए हैं। ये सारे नेता आज से कुछ साल पहले, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव या उसके पहले, एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। नीतीश कुमार और लालू यादव आज एक साथ हैं। 2019 में ये एक दूसरे के बारे में क्या बोलते थे। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी और रेड का मामला तो 97 से चल रहा है। और दूसरी वजह की बात यह है कि चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले नेता का नाम था शिवानंद तिवारी, और वही शिवानंद तिवारी आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो बिना तथ्यों के, बिना मूल तथ्यों को सामने रखे ये बेसिर पैर के आरोप ठोक देना, ये विपक्ष की एक स्ट्रेटजी हो गई है। और जो दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस पद पे आने के बाद से 9 साल बीत रहे हैं, लेकिन भारत का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक वाइबल पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाया है। ये रोज नया मुद्दा लेके आ जाते हैं। कभी जैसे 2018-19 में राहुल गांधी ने बहुत शोर बचाया रफाल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जो फ्रांस से खरीदा गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया, क्लीन चिट दी सरकार को, और राहुल गांधी को वहां माफी मांगनी पड़ी और वो मामला खत्म हो गया। अब 2024 का चुनाव में 1 साल रह गया है, इनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है, तो इनको अडानी मिल गया। और लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इससे 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन बर्बाद हो गया। और इंडिया के जितने भी बड़े जो टॉप कंपनीज हैं, सबने अपना अपना एक्सपेंशन का, नए इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान को होल्ड पे रख दिया। और जो अडानी ग्रुप है, वो मुंद्रा पोर्ट में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट लगाने की उसकी योजना थी, वो भी होल्ड पे चला गया। तो आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने इतना बड़ा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था का करा दिया, और अभी भी वो जारी है। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अडानी का कितने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, बंगाल में है, केरल में है, और 2004 से 14 के बीच में अडानी को कितने लाख करोड़ रुपए के ठेके मनमोहन सिंह की सरकार में मिले। तो ये सारी बातें हैं, और ये केवल जो है, और एक बात और स्पष्ट हो गई है कि एक सब्सटेंटिव पॉलिटिकल नैरेटिव का विकल्प नफरत की राजनीति नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने 3800 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, मोहब्बत की यात्रा की, मोहब्बत की दुकान चलाई, और फिर और उन्होंने उनके बतौर उनके नफरत के खिलाफ उनकी यात्रा थी। और फिर वो खुद ही कह देते हैं, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो किसी से नफरत करता हो। तो ये नफरत खुद ही कर रहे हैं। केवल इनको जो हेट्रेड है नरेंद्र मोदी से, कि मोदी ना होने पावे। और ये खाली भारत में ही चिंता लोगों को नहीं है कि मोदी ना होने पावे, अमेरिका को भी चिंता है मोदी ना आने पावे, वेस्ट को भी चिंता है, यूरोप को भी चिंता है कि भाई ये नेता जो आ रहा है, और अगर ये आ गया तो ये खाली अपनी सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। और इस समय यूरोप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मोदी सरकार 40 देशों के साथ रुपए में विदेशी व्यापार करने की तैयारी कर चुकी है। 12 देशों के वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया में खुल चुके हैं। और आप अगर अभी मार्च के महीने का जो लंदन का अखबार है गार्जियन, उसके संडे एडिशन में बहुत लंबी खबर छपी है अभी 23 मार्च को, कि यदि भारत का अगर रुपए में व्यापार का जो सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉलर के लिए तबाही आ जाएगी। इट विल बी ए कैटास्ट्रॉफ। अभी राइटर ने स्टोरी की है 24 मार्च को, वो नेट पे अवेलेबल है, कि इंडिया के ये जिस तरीके से डॉलर को रुपया रिप्लेस कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की स्थिरता और डॉलर के मूल्य को
बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। वो भारत का फायदा ये है कि हमारा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब फासला बढ़ता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, यानी डॉलर बाहर ज्यादा जाता है, डॉलर आता कम है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से रुपए की वैल्यू गिरती है, रुपए की वैल्यू गिरने से गवर्नमेंट की डेट लायबिलिटी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। तो ये सारी बातें हैं। तो क्या राहुल गांधी क्या 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 इस बात के खिलाफ हैं कि भारत सरकार का अधिकाधिक देशों से व्यापार रुपए में ना हो? क्या वो चाहते हैं? और जिस तेजी से भारत का यूपीआई जो आपका फिनटेक है, जो आपका डिजिटल इकोनॉमी का ऐप है, यूपीआई है, ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, या जो भीम ऐप है, उसके जरिए जो अब दुबई से, यूएई से, सिंगापुर से, करीब 12 देशों से भारत को सीधे पैसा आप भेज सकते हैं। किसी हवाला ऑपरेटर के पास आपको नहीं जाना है, किसी बैंक को कमीशन नहीं देना है। इस सबसे हवाला ऑपरेटरों के सामने जो है संकट खड़ा हो जाएगा अस्तित्व का, जो उनकी कमाई होती थी। और ये सभी को मालूम है हवाला ऑपरेटरों के जरिए कितना पैसा, काला पैसा देश के बाहर से इंडिया आता है और कितना बाहर जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और ये जो फर्जी मामला खड़ा कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र खतरे में है, अब चलिए अगले महीने चुनाव है, कर्नाटक में सामने आ जाएगा कि क्या लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद नवंबर में चुनाव राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, और इसी साल चुनाव तेलंगाना में भी है। सब सामने आ जाएगा। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, त्रिपुरा में हुआ, मेघालय में हुआ, नागालैंड में हुआ, उसके पहले हिमाचल में हुआ। तो ये सब बगैर लोकतंत्र के हो गया। तो ये एक फर्जी वितंडा खड़ा किया जा रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ा संकट ये है कि कोई मोदी के खिलाफ मुद्दा नहीं है, और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है, कई बार कहा है कि कांग्रेस को चाहिए कि वो राज्यों में उन क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करे जो भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ रहे हैं। ये बात उन्होंने पिछले हफ्ते भी कही है। तो ये सारा मामला है केवल 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय हितों और नेशनल इंटरेस्ट से इस हद तक समझौता कर लेगी, ये बात बहुत चौंकाने वाली है, बहुत डिस्टर्बिंग बात है ये। आपकी समझ में क्या आता है, ये कांग्रेस का अहंकार और राहुल गांधी की गाली गलौज की भाषा खत्म क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कांग्रेस के पास जमीन पे कुछ बचा नहीं है। गाली गलौज की भाषा आज से नहीं चल रही, 2002 से चल रही है। और इस मामले में एक समय उनकी माता जी सबसे आगे थी, सोनिया गांधी, जो जब उन्होंने 2007 के गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय कहा था मौत का सौदागर। करीब आप अगर गालियों का संग्रह देखें जो कांग्रेस के नेताओं ने गाली दी है नरेंद्र मोदी को, वो कम से कम 20 पन्नों में है, थोड़ी बहुत नहीं है। तो कांग्रेस के पास कोई जब तक ठोस सब्सटेंटिव कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई नैरेटिव नहीं होगा, तो कांग्रेस के पास यही शॉर्टकट है कि सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल में मोदी के खिलाफ हेट फैलाओ और इसके आधार पर मुस्लिम वोट को अपने पीछे लामबंद करो, कुछ हिंदू आ ही जाएगा। लेकिन गुजरात का चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, उससे जो है इनके सर में चुनौती और बढ़ गई है। अगर गुजरात में सीटें कम हो जाती भारतीय जनता पार्टी की, तब इनको लगता कि अब तो हम 2014 में हम बीजेपी से, मोदी से निपट लेंगे और इसको पीएम नहीं बनने देंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप देखिए, अब तो ये कहा ही जा रहा है कि बीजेपी को तो नहीं रोक पाएंगे, मोदी को ना बनने दो, और इसका एक ही तरीका है कि भाई इनकी सीटें कम कराओ। ये सब हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो कांग्रेस के पास, ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा था, ना कोई संगठन था, ना कोई विचार था। अब जो इनके पास रहा सहायक नेता था, अब वो भी जो है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी लीडरशिप है, दैट इज ऑल्सो अंडर वेरी सीरियस क्वेश्चन। और वो भी सवालों के घेरे में आ गई है कि ये कैसे कैंपेन करेंगे, सामने आ जाएंगे अभी के चुनाव में। तो ये बताइए कि ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लालू का कुनबा, ममता बनर्जी के
करीबी, शरद पवार के करीबी, सोनिया और राहुल तो खैर जमानत पर ही हैं और वो भी भ्रष्टाचार के ही आरोप में। इतने मतलब एक पूरी फहरिस्त है विपक्षी दलों के नेताओं की जिन पर गंभीर किस्म के आरोप लगे हुए हैं। इसके बावजूद ये काले कपड़े पहन करके सड़कों पर आ जाते हैं। ये साहस कहां से आता है? देखिए, आज की ताजा खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की पिटीशन थी। उन्होंने जो राष्ट्रगान के बारे में जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से उनकी ये रिट आज खारिज हो गई है। और कांग्रेस को बड़ा शौक है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को फासिस्ट कहने का। तो आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं कि इटली की जो फासिस्ट पार्टी थी मुसोलिनी की, उसकी सेना की भी ड्रेस काली ड्रेस थी। ये पूरे दुनिया में काले रंग को कुख्यात बनाने का काम जो किया था, वो किया था मुसोलिनी ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के समय, हिटलर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे कुख्यात नेता था। तो ये काला जो कपड़ा पहन के आ रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। और या उसको लगता होगा कि लोगों का इतिहास का ज्ञान बहुत अल्प होता है, लोग इतिहास की बातें ज्यादा याद नहीं रखते, तो कुछ भी कर लो। तो वो काला कपड़ा जो पहन रहे हैं, वो चाहे अनचाहे इनएडवर्टेंटली वो लोगों के मन में इटली के इतिहास की यादें ताजा कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये मान भी लें कि इसका कोई इटली से लेना देना नहीं है, तो ये केवल जो कंटेम्प्ट है कांग्रेस के अंदर, जो हिकारत है संसद के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत सरकार के लिए, ये केवल उसका ही प्रदर्शन है। वरना कोई भी जो व्यक्ति भारत की राजनीति को जिसने लंबे समय से देखा हो, वो कोई आपको कोई बहुत सॉलिड या वैलिड रीजन बता नहीं पाएगा कि आखिरकार इसके पीछे कांग्रेस की सोच क्या है, सिवाय इसके कि ये कांग्रेस के लोगों के मन में, कांग्रेस की जो लीडरशिप के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो हिकारत है, जो घृणा का भाव है, वो कितना गहरा है, वो समझते हैं। भाई, जो अब तक जो प्रोटेस्ट का जो एक पारंपरिक तरीका रहा है, लोग गले में, लोग अपनी बाह में काली पट्टी बांध लेते हैं, ब्लैक बैज जिसे कहते हैं। काली पट्टी बांध के प्रदर्शन की परंपरा आपने सुनी होगी, बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन उनको तो पूरा काला कुर्ता भी चाहिए, काला धोती भी चाहिए, पैजामा भी चाहिए, वो काला साफा भी चाहिए, काली टोपी भी चाहिए, पूरा काला। तो ये सब जो और तो ये एक जो है, ये एक मैसेजिंग है which only conveys the contempt and hate of the Congress for the India, for the Parliament and for the Prime Minister. ये अपने आप में बहुत ही, मैं मानता हूं ये बहुत निंदनीय कदम है। अगर आपको लोकसभा में अगर विरोध प्रदर्शन ही करना है, तो वो हमेशा कोई हथौड़े मार के थोड़ी किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध को प्रदर्शन करने की मर्यादा होती है कि आपने अपने हाथ में एक काली पट्टी बांध ली बस, या जो एक धागा बांध लिया, तो ये सब होता है। लेकिन इतना काला ये सब जो हो रहा है, ये तो अब मुझे कहने में हिचक नहीं है, ये केवल कांग्रेस का कालापन है और कुछ नहीं। ये बताइए, मर्यादा से ये बताइए, कल जो प्राइम मिनिस्टर का भाषण था, खास तौर से भ्रष्टाचार पर जो वो बोले हैं, क्या उन्होंने 2014 का एजेंडा सेट कर दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये इस रूप में आकलन करना इसलिए मैं उचित नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई काम एडहॉक तरीके से नहीं होता, तदर्थवाद तरीके से नहीं होता। उनका जो भी काम होता है, वो एक लॉन्ग टर्म सब्सटेंटिव तरीके से होता है, वैचारिक आधार पे होता है, आइडियोलॉजिकल बिल्डअप के आधार पे होता है, संगठन के आधार पे होता है, लोगों के आधार पे होता है, जनता को गोलबंद करके, जनता को मोबिलाइज करके, जनता और अपने मुद्दों को तय करके, और उन मुद्दों के आधार पर जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने के अपने स्ट्रेटजी के साथ होता है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर का मन की बात का कार्यक्रम हो, या जैसे कि अभी हाल में पीएम ने प्रोग्राम में कहा कि इतने मंत्री हैं जिनको हर महीने एक बार नॉर्थ ईस्ट में जाना आवश्यक है, नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए।
तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल में उत्तर पूर्व की भारत के मुख्य धारा में जिस तेजी से नॉर्थ ईस्ट जुड़ा है, उसकी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है, और जिस तरीके से अरुणाचल में ट्रेन पहुंच गई, नागालैंड में पहुंच गई, मेघालय में पहुंच गई, त्रिपुरा में बांग्लादेश के जरिए ट्रेन पहुंच रही है, नए नए पुल बने हैं, हाईवेज बने हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनी हैं। तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये बहुत ही ठोस अपने एजेंडा के आधार पे होता है, अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडे के आधार पे होता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो उसने ये छवि बनाई है कि आरएसएस एक तानाशाह संगठन है और नरेंद्र मोदी दूसरे एक तानाशाह हैं। इतने बड़े देश में एक ही व्यक्ति या दो व्यक्ति के बल पर कभी शासन प्रशासन चल ही नहीं सकता, जब तक आप मैसिव स्केल पे कलेक्टिव लीडरशिप अगर काम नहीं करेगी और मल्टी लेयर पे अगर काम नहीं होगा, तो ये तंत्र चल ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कभी दिल्ली की ओर नहीं देखते कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। उनको ये मालूम है कि पार्टी की नीति क्या है, पार्टी का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम क्या है और उन्हें क्या करना है, वो उसी अनुसार कर रहे हैं। और यही बात देश के अन्य मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहना कि कोई बहुत वो उन्होंने इस चुनाव के आज को देखते हुए उन्होंने ये काम कर दिया, नया काम केवल ये है, कर्नाटक में चुनाव होना है तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं बढ़ गई हैं। और आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी मार्च में हर महीने प्राइम मिनिस्टर की यात्रा एक न एक प्रोजेक्ट के उद्घाटन शिलान्यास को लेकर के कर्नाटक हुई है। बस इतनी नई बात हुई है, लेकिन ये भी तय था पहले से कि ये हमें चुनाव के 1 2 3 महीने पहले करना है, वो किया। और अब जितनी यात्राएं होंगी कर्नाटक की, उनकी वो सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के लिए होंगी। तो ये तो तरीका जो है कांग्रेस का है कि चुनाव के 1 महीने पहले हम सोचेंगे क्या मुद्दा होगा। अब की बार कांग्रेस ने नया काम किया है कि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा होने के पहले ही उन्होंने अपनी जो है उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी संगठन का काम है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और उसमें संगठन, कार्यकर्ता, काडर, जनता, जनता से संवाद, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनके यहाँ चुनाव हो ना हो इससे असर नहीं पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कल जो बोला है, उसमें केवल नई बात केवल इतनी है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। बाकी उन्होंने तो उन्होंने बताया कि 60 के दशक में, 70 के दशक में कांग्रेस के नेता क्या बोलते थे कि जनसंघ को खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है, क्या क्या बोलते थे, ये सब उन्होंने बताया। तो बीजेपी में जो एक विचारधारा के आधार पर संगठन और सरकार को चलाने की जो प्रक्रिया है, वो निरंतर है। और जैसे मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, संगठन जो है वो अपना स्वतंत्र है, वो सरकार के काबू नहीं देखता है कि सरकार कि हमें सरकार से क्या देखना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जेपी नड्डा का प्राइम मिनिस्टर से और बीजेपी के अन्य टॉप नेताओं से दैनिक स्तर पर रोज कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं होता होगा। लेकिन मीडिया को तो एक बाइनरी ड्रॉ करनी है कि जो है कि इस समय बीजेपी अध्यक्ष में और अमित शाह में ठनी हुई है, उसको हमेशा जो है हर मुद्दे में कबड्डी का पाला खड़ा कर देना है। दो लोग हैं आमने सामने, दोनों को लड़ाओ, खबर निकालो। ये खबरें खूब चलती हैं, यूपी में खबरें खूब चलती हैं कि योगी अमित शाह की बाइनरी है, कि साहब जो है दोनों में टग ऑफ वॉर है। तो ये मीडिया क्रिएशन है। और जो मैंने देखा है पिछले 30-35 सालों में, भारतीय जनता पार्टी में कभी एडहॉक तरीके से काम नहीं होता, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, ये बताइए, ये आज मैं शाम को कांग्रेस के एक प्रवक्ता का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि चूंकि राहुल गांधी गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए एक ऐसा केस ढूंढा गया उनके खिलाफ जिसमें कम से कम 2 साल की सजा हो जाए और उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। ये जो बचकानी दलीलें दी जाती हैं, क्या 2019 में, जबकि गौतम अडानी कहीं मुद्दा नहीं थे कांग्रेस के लिए, उस समय तो राफेल
और चौकीदार चोर है मुद्दा था। तो ये कहना है कि साहब इस तरह का केस ढूंढा गया जिसमें 2 साल की सजा हो जाए, किसने रोका था इन मैं लोगों आपको को? 2 बातें बताता हूं। अभी फरवरी के महीने में एयर इंडिया ने 500 जहाजों का ऑर्डर प्लेस किया 2 कंपनियों को, एक अमेरिका की बोइंग और एयरबस ऑफ द फ्रांस। और इस कंपनी के फॉर्मल ऑर्डर के एमओयू में जो जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें कौन कौन शामिल था? अमेरिकन प्रेसिडेंट जियो बिडेन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एयरबस का सीईओ और बोइंग का सीईओ और इंडिया से नरेंद्र मोदी। उस मीटिंग में जियो बिडेन ने कहा कि एयर इंडिया के $100 बिलियन के इस ऑर्डर से अमेरिका में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी और इस 10 लाख नौकरियों में आधे से ज्यादा तो नौकरियां ऐसी होंगी जिसमें यूनिवर्सिटी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद इंडिगो ने फिर $100 बिलियन का 500 जहाज का ऑर्डर प्लेस किया इन्हीं अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है, क्या उसके तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या उससे मिला हुआ है, या बोइंग कंपनी का जो सीईओ है अमेरिकन प्रेसिडेंट उसकी जेब में है? क्या फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रो, क्या वो एयरबस के का जो कंपनी का जो मालिक है, क्या उसने खरीद लिया है? ये हमारी गंवार दस्ती है जो हर बात में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो इसका मतलब घोटाला है। आप पिछले 45-50 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जब भी इंडिया आया है, वो अपने देश की कंपनीज के सीईओ की भारी भरकम फौज लेके आया है, अपने देश का माल बेचने के लिए आया है। अभी फरवरी 20 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जितने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जितने एमओयू साइन किए हैं इंडिया के साथ, इससे अमेरिका में 1 लाख नौकरियां इससे क्रिएट होंगी। उसके पहले नरेंद्र मोदी के समय ही बराक ओबामा इंडिया आए थे, उन्होंने भी ये कहा था इट विल क्रिएट 100,000 जॉब्स इन अमेरिका, 1 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। तो अमेरिकन और यूरोपियन जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो अपने अपने देश की कंपनी को प्रमोट करते हैं। और हमारे यहाँ अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर श्रीलंका से कहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट का अडानी को मिलना चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं कि ये कोल माइन अडानी को अलॉट होनी चाहिए, को मिलने में मदद करें, तो ये घोटाला हो जाता है। बताइए, ये है हमारी सोच। और आपको याद होगा नोटबंदी के बाद 2016 में उस समय कांग्रेस के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, पहले मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लिख के ये आरोप लगाया, ये बयान भी दिया कि अमेरिका की वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इंडिया में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। आज हालत ये है, बल्कि 3 साल से हालत ये है, जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया तब उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से कि आपका डिजिटल जो इकोनॉमी आप बना रहे हैं और जो आपने जो अपना भीम ऐप बनाया है और जो आपने यूपीआई क्रिएट किया है डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, इससे नुकसान हो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की मोदी से और ये कहा कि आप इनके लिए कुछ कीजिए। आज हालत ये है, बोरिया बिस्तर समेटने की स्थिति में आ गई हैं। आप अगर किसी से पता, अब जितने लोगों को बैंक एटीएम कार्ड नए इश्यू हो रहे हैं वो रुपए के एटीएम कार्ड इश्यू हो रहे हैं और वो वीजा मास्टर कार्ड के जो है एटीएम कार्ड इश्यू नहीं हो रहे हैं। और दूसरी ताजा घटना जो है, जो एक ब्रांड था दिल्ली का कोल्ड ड्रिंक का कैंपा कोला, जो पिछले 20 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसको मुकेश अंबानी की कंपनी ने खरीद लिया है। और उनके प्रोडक्ट लॉन्च करते ही जो 200 ml का जो उनकी बॉटल थी,
पेप्सी कोला ने और कोका कोला ने उसमें 5 रुपए कम कर दिया। तो हमारे देश के लोगों को अमेरिकी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, सैमसंग से कोई शिकायत नहीं है, जो कंपनी कोरिया की उससे कोई शिकायत नहीं है, जापान से शिकायत नहीं है, चाइना की कंपनी से हमको शिकायत नहीं है। हमें शिकायत केवल ये है कि हमारे देश की कंपनी, हमारे देश का एंटरप्रेन्योर, हमारा देश का उद्यमी कैसे आगे बढ़ रहा है। अरे जितने उद्यमी हैं, आजादी के समय भारत में केवल दो ही लोग थे, टाटा बिरला, लेकिन आज हजारों लोग हैं जो करोड़पति अरबपति की श्रेणी में हैं और जो सामान्य लोग थे। इसमें लोग गुजरात के भी हैं, इसमें लोग महाराष्ट्र के भी हैं। अरे आप हरियाणा की जो हीरो मोटर कॉर्प है, जो हीरो मोटरसाइकिल बनाती है, ये कंपनी क्या थी आज से 30 साल पहले? केवल साइकिल बनाती थी, लेकिन आज कितनी बड़ी कंपनी है, कितने देशों में इसका जो है कारोबार है, कितनी लाख मोटरसाइकिलें ये दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। तो हमारे देश में ये जो नैरेटिव है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अगर किसी से मिलेगा इंडस्ट्रियलिस्ट से तो घोटाला होगा, ये बड़ा स्ट्रेंज नैरेटिव है। जबकि हम ये जानते हैं कि पिछले 40 सालों से ये हो रहा है। यूरोप अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया आएगा तो वो केवल बात करेगा ट्रेड की, धंधे की, भाई हमारा माल खरीदो। हमारे यहाँ उल्टा होता है। ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इसके पहले स्पेन की टैलगोर ट्रेन इंडिया आई थी 2019-20 में, और टैलगोर ट्रेन का पूरे इंडिया में ट्रायल हुआ और अंततः भारत ने वो उसको खारिज कर दिया और ये फैसला किया कि हम अपनी ट्रेन खुद डेवलप करेंगे, और डेवलप कर ली है और दर्जनों वंदे भारत देश में चल रही है। तो ये जो हमारा जो समाजवाद के नाम पर भारत में जो मंत्री आईएएस ठेकेदार के गठजोड़ ने जो इस देश को लूटा है आजादी के बाद लगातार 60 साल, तो वो संस्कार, वो नैरेटिव हमारे मन में अभी भी इतना गहरा है कि सरकार से हमको शिकायत भी है, सरकार को हम दिन भर कोसते भी हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं हर काम सरकार करे। लोगों को जानकारी नहीं है कि एयर इंडिया अच्छी भली कंपनी चल रही थी, अंग्रेजों से लड़ करके जेआरडी टाटा ने 1939 में एयर इंडिया खड़ी कर ली और वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आजादी के 5-6 साल बाद 55 या 56 में नेहरू ने उसको नेशनलाइज कर दिया, और 55-56 से लेकर के 2021 तक कितने लाख करोड़ रुपया इस देश की गरीब जनता का, टैक्स पेयर का पैसा उसमें डूब गया, ये जानकारी किसी को नहीं है। बट टाटा को बेच दिया आपने। अरे भाई, वो भी जनता का पैसा था जो आपने एयर इंडिया में 55 से लेकर 2022 तक या 2021 तक जो आपने उसमें डूबने दिया। और यूपीए की सरकार के समय प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, कितने घोटाले हुए उसमें एयर इंडिया के जहाजों की खरीद में। कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी घाटे में है, और आपने 100 जहाज की खरीद का ऑर्डर दे दिया, ये लोगों को याद नहीं है। और कितने लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का बच गया एयर इंडिया के प्राइवेटाइज होने की वजह से। अगर एयर इंडिया सरकार के अधीन होती, क्या वो 500 जहाज को खरीदने का ऑर्डर देने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सब जो अडानी को लेके नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, और इस देश के लोग इतने मासूम हैं, उनको ये अंदाजा नहीं है कि कितने लाख लोगों की नौकरी जो है डूब जाएगी, कितने लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेंशन का प्लान था भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का, सबने उसको होल्ड पे रख दिया कि भैया अब हम बैंक से लोन मांगने हम नहीं जाएंगे, कोई हम पे आरोप लगा देगा कि ये जो है ये लोन मोदी के कहने पे मिला है। और लोगों को ये मालूम होना चाहिए, बाजार जो है जन भावना पे चलता है, स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। और ये बात किसी ने गौर नहीं किया कि अडानी की कंपनियों के नुकसान तो हुआ 10 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन हिंडनबर्ग को कितने बिलियन डॉलर का लाभ हो गया, ये जानकारी कहीं आपको एक लाइन नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं पता लगेगा। और दूसरी बात, अडानी की कंपनियों में लोअर सर्किट लगा। अडानी की कंपनियां 50% से ज्यादा रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन किसी भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर का अडानी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिसका पैसा लगा है उसका नुकसान नहीं हुआ। ये चाहते थे कि पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाए और इन्वेस्टर का, निवेशक का पैसा, आज 15 करोड़ लोग प्राइमरी मार्केट के माध्यम से और म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं। और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो आज की तारीख में म्यूचुअल फंड का है वो 23 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है।
महीने में औसत 14,000 करोड़ रुपए जाता है म्यूचुअल फंड में, और इसमें से प्रति माह देने वालों में 100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए देने वाले लोग हैं। आम आदमी भी है इसमें, हर आदमी टाटा बिरला देश में नहीं है। तो अडानी को टारगेट करके हो सकता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को कुछ तात्कालिक पॉलिटिकल लाभ मिल जाए, लेकिन देश का नुकसान ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।